साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप लिख लो, ये लिखो कैपिटल PAVAK। क्या लिखा है? PAVAK। ये है दोस्तों पासवर्ड। ये पासवर्ड किसका है? PDF का पासवर्ड है। ठीक है, ये पासवर्ड कौन सी वाली PDF का है मैं बता देता हूं आपको। जो हमने धारा 51 से लेकर धारा 66 तक जो PDF मैं अपलोड कर दिया हूं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जो है आपको ये मिल जाएगी PDF। और उसका पासवर्ड है पावक, पुनीत पावक। ठीक है, तो पावक है इसका पासवर्ड, वहां से आप जो है डाउनलोड कर लेना और ये PDF पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी जो है कई लोगों की जो है दिक्कत ये थी कि सर वो प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो प्रिंट साफ नहीं आ रहा है क्योंकि वो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसको मैं सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए दोबारा मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। उससे पहले जो है धारा 51 से लेकर 66 तक एक बार रिवीजन देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम धारा जो अध्याय 4 पढ़ेंगे और धारा 67 से लेकर 75 तक पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति। क्या दोस्तों? नगर पालिका की संपत्ति। ठीक है, तो धारा 51 में क्या लिखा हुआ है? धारा 51 में लिखा हुआ है दोस्तों बैठकों के बारे में उपबंध। बैठकों के बारे में उपबंध, नगर पालिका की जो बैठक होती है उसके बारे में बात की हुई है धारा 51 में। धारा 52 में क्या लिखा हुआ है? अधिकार और विशेष अधिकार। अधिकार प्लस जो है विशेषाधिकार की बात की गई है। किसके? पार्षदों के या सदस्यों के। धारा 53 में क्या लिखा हुआ? अविश्वास प्रस्ताव। ये सारी टिप्स पे आपको भी हो जाएंगी, रेगुलर क्लास देखिए और कुछ नहीं करना है। धारा 54 में क्या लिखा हुआ है? धारा 54 में लिखा है दोस्तों वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों का गठन। ठीक है, मैंने बताया था ना, हर वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होगी, या दो या दो से अधिक वार्ड के लिए वार्ड समिति हो सकती है। इसके अलावा धारा 55 में लिखा है अन्य समिति। अन्य समिति कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी कार्यपालक समिति, दूसरी हो गई जो अन्य समिति जैसे भवन निर्माण समिति, या फिर हम बात करें स्वच्छता समिति, फिर रोशनी समिति, वित्त समिति, इस तरह की समितियां। 56 में क्या लिखा है? धारा 56 में लिखा हुआ है जो सदस्य हैं, सदस्य हैं उनके अलावा जो भी इन समितियों में शामिल होंगे उनके बारे में लिखा है। सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य। धारा 57 में क्या लिखा हुआ है? धारा 57 में लिखा हुआ है कि समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष कौन होंगे। जैसे अगर किसी पार्षद कोई वार्ड समिति का सदस्य है तो वो उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, अगर मेयर, उप महापौर या महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर किसी वार्ड समिति के सदस्य हैं तो वो उसमें क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। 58 में क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया लिखी हुई है। और 59 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 59 में लिखा है वार्ड समिति वही कार्य करेगी जो नगर पालिका कहे, नगर पालिका की अपेक्षा। ठीक है, वार्ड समिति नगर पालिका की अपेक्षा को पूर्ण करेगी, ऐसे नहीं मर्जी से कुछ भी काम करते। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो वार्ड जो धारा 60 है, धारा 60 में क्या लिखा हुआ है? धारा 60 में लिखा हुआ है दोस्तों वार्ड समिति के कार्य। धारा 61 में क्या लिखा हुआ है? धारा 61 में लिखा हुआ है वार्ड समिति क्या करेगी? अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर देगी, शक्ति प्रत्यायोजित कर देगी। धारा 62 में क्या लिखा हुआ है? धारा 62 में लिखा हुआ है दोस्तों कि कोई भी अगर सदस्य जब तक हट नहीं जाता है ना, तो उससे पहले जो भी काम किए गए हैं वो सारे क्या वैध माने जाएंगे। तो एक तरह से हम बोले कि सदस्यों के कार्यों की वैधता। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, आप केवल चैनल पर सब्सक्राइब करके और ये क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सदस्यों के कार्यों की वैधता की बात करें कि वो क्या नहीं माने जाएंगे? अनुचित नहीं माने जाएंगे। धारा 63 में क्या लिखा हुआ है? खर्चे। नगर पालिका जो वार्ड समितियां हैं जो भी काम करेगी तो उसके लिए नगर पालिका निधि बनाई गई है, तो वहां से ये सारे खर्चे होंगे। धारा 64 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि कोई संविदा के अंदर कोई भी जो भी टेंडर होंगे, जो संविदा होंगी,
उसके अंदर क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे दोस्तों, शामिल नहीं होंगे। ठीक है, संविदा के अंदर कौन शामिल नहीं होंगे, पार्षद संविदा में शामिल नहीं। ठीक है, धारा 65 की हम बात करें तो धारा 65 में क्या लिखा हुआ है, अगर संविदा में वो कोई अधिकारी कर्मचारी शामिल हो जाता है तो संविदा में शामिल होने पर क्या लगेगी दोस्तों, पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए की, मैंने बताया था ना आपको। धारा 66 में क्या लिखा हुआ है, जो कि आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की जो धारा है उसके अनुसार धारा 66 के अंदर लिखा हुआ है कि लोक सेवक किन्हें माना जाएगा, लोक सेवक किन्हें माना जाएगा। लोक सेवक की बात करें तो लोक सेवक किन्हें माना जाएगा वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो धारा 51 से लेकर 66 हमने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया है। ठीक है, सारी चीजें हैं। अब हम जो है देखने वाले हैं अध्याय 4, और अध्याय 4 में नगर पालिका की संपत्ति, कि नगर पालिका के पास क्या क्या संपत्ति होगी और उन संपत्ति को किस तरह से वो अर्जित कर सकते हैं। क्या नगर पालिका खुद संपत्ति खरीद सकती है या नगर पालिका संपत्ति को बेचान कर सकती है, वो सारी चीजें लिखी हुई है धारा अध्याय 4 में, धारा 67 से लेकर धारा 75 तक। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चीजें देखने वाले हैं। देखो धारा 67 है, धारा 67 में लिखा हुआ है कि यह धारा नगर पालिका के संपत्ति के अर्जन, मतलब कोई भी संपत्ति को अर्जन मतलब संपत्ति को लेना करना है ना, और उसको धारण करने की शक्ति से संबंधित है। मतलब उसको बनाए रखना, धारण करना मतलब उसको संपत्ति को बनाए रखना। अब अपन संपत्ति जैसे खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर अपन खरीदेंगे तो वो कहलाएगा संपत्ति का अर्जन। तो ये किस तरह से किया जा सकता है वो सारी चीजें इस धारा में लिखी हुई है। तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र या उसके बाहर, ठीक है, तो नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर, नगर पालिका की सीमा के भीतर और नगर पालिका के सीमा के बाहर दान के द्वारा, ठीक है, दान कोई दे देता है, क्रय द्वारा मतलब खुद नगर पालिका खरीद ले, या अन्यथा पट्टे आदि पर जंगम और स्थावर संपत्ति। अब जंगम और स्थावर, जंगम और स्थावर ये दो शब्द आए यहां पे। तो जंगम का क्या मतलब है दोस्तों, इसको सही किया था वापस से ऐसे ही हो गया ना ये, जंगम और एक होता है स्थावर, स्थावर और जंगम। तो जंगम का मतलब होता है दोस्तों चल संपत्ति और स्थावर का मतलब होता है दोस्तों अचल संपत्ति। बोले सर ये कैसे, तो इसको अपन मान सकते हैं जंगम मतलब चल, मतलब जैसे हम हमारे पास बाइक है, कार है, गाड़ी है, तो गाड़ी इधर उधर चल सकती है, ठीक है, मूवेबल होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गई, जंगम संपत्ति हो गई। स्थावर संपत्ति हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, स्थायी तो हो गया मतलब उसमें अचल संपत्ति है। तो स्थावर संपत्ति हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो प्लॉट है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकता, वो तो जहां है वहीं हो सकता है, उसको बेचान किया जा सकता है, तो वो हो गया चल संपत्ति। ध्यान रखना क्योंकि इस वाले जो अध्याय के अंदर चल और अचल संपत्ति, स्थावर और जंगम संपत्ति भी बहुत जगह दिया हुआ है। और हम जब यूडी टैक्स वाली जो चीज है, नगरीय विकास कर और जो कर से संबंधित जो धाराएं पढ़ेंगे, धारा 101 से लेकर 140 तक, तो वहां पर भी जंगम और स्थावर संपत्ति के लिए काफी जो है बात की गई है, ठीक है। तो नगर पालिका दान के द्वारा, खरीदने के बाद और अन्यथा अन्य जो पट्टे हैं आदि के आधार पर चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है। ये लिखा हुआ धारा 67 के अंदर। आगे देखो धारा 68, धारा 68 कहती है कि नगर पालिका में जो भी निहित संपत्ति है उससे संबंधित है। जैसे ये कहता है कि इस धारा में जो वर्णित किसी भी स्वरूप की संपत्ति, किसी भी स्वरूप की जो संपूर्ण संपत्ति है, जो राज्य सरकार या विशेष रूप से, मतलब कहने का मतलब यह है कि धारा 68 ये कहती है कि इस स्वरूप मतलब नगर पालिका की कोई भी संपत्ति हो, नगर पालिका के अंदर कोई भी सीमा के अंदर कोई भी संपत्ति हो, वो जो है नगर पालिका में निहित होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो संपत्ति को नगर पालिका क्षेत्र यह है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो नगर पालिका के अंदर रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वो राज्य सरकार ने विशेष रूप से उसको आरक्षित किया हुआ है कि हम तो यहाँ पर जो है अस्पताल बनाएंगे सरकारी, या जो है हम स्कूल बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, या XYZ कुछ भी हो सकता है। नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार ने कोई विशेष रूप से उसको रिजर्व किया हुआ है, तो उसको छोड़कर अन्य जो भी संपत्ति है, अन्य जो भी संपत्ति है, इसको छोड़कर
वो जो है नगर पालिका में निहित होगी। राज्य सरकार ने अगर विशेष रूप से किसी संपत्ति को आरक्षित किया हुआ है तो उसको नगर पालिका की संपत्ति नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई। आगे देखो, नगर पालिका जो भी संपत्ति रहेगी उसका न्यासी होगा, ट्रस्टी होगा, है ना, उसका जो है उपयोग कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। समस्त सार्वजनिक भूमि, देखो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि समस्त सार्वजनिक भूमि, एक सेकेंड, समस्त सार्वजनिक भूमि, जलाशय, परकोटे, भवन, पुल, इंजन, सुरंग, जानवर, मार्ग, बाग, लैंप, खंबे, ठोस अपशिष्ट, मृत पशु पक्षी आदि सभी जो है नगर पालिका के अधिकार में होगा। कभी मतलब मान लो कोई जानवर अगर मर भी गया है तो वो भी एक तरह से नगर पालिका की संपत्ति माना जाएगा। इसी तरह से कोई भी पुल है, ब्रिज है, मार्ग है, बाग है, लैंप है, खंबे तक की है ना नगर पालिका की संपत्ति माना जाएगा। मतलब आप घर से बाहर निकलोगे, आपको दिखा कुत्ता, क्या दिखा, कुत्ता दिखा, डॉगी दिखा, और वो भी नगर पालिका की संपत्ति है अगर वो मृत है तो, ठीक है। और मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको खंबा दिखा, खंबे पे लाइट जल रही है, तो वो लाइट और खंबा दोनों नगर पालिका की संपत्ति है, सड़क भी नगर पालिका की संपत्ति है, ठीक है। कोई पुलिया पे से आप गुजर रहे हो तो वो पुलिया भी नगर पालिका की संपत्ति है। कोई नाली दिखी तो नाली भी नगर पालिका की संपत्ति है, ठीक है। तो और नगर पालिका की अन्य भूमि तो होती, संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि समस्त प्लॉट वगैरह हो गए, नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जो भी सारी चीजें वो नगर पालिका की संपत्ति कहलाई। ऐसी सरकारी भूमि जो नगर पालिका क्षेत्र में या उसके बाहर हो उसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से नगर पालिका को सौंपा जाए, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी भूमि जो नगर पालिका क्षेत्र में हो, पहली बात तो। दूसरी बात, नगर पालिका क्षेत्र के अगर कोई संपत्ति बाहर भी है जिसे सरकार ने विशेष आदेश या सामान्य आदेश के द्वारा नगर पालिका को सौंपा है, तो नगर पालिका द्वारा कुप्रबंधन की स्थिति में, अब ये जो संपत्ति सरकार ने सौंपी है तो अगर नगर पालिका उसकी देख रेख नहीं कर पा रही है, उस पर जो है ध्यान नहीं दे पा रही है, कुप्रबंधन है नगर पालिका का, तो लोक हित के अंदर राज्य सरकार क्या करेगी, गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और समय समय पर उसको उस संपत्ति जो नगर पालिका को दी गई थी उसको वापस ले लेगी। वापस भी ले सकती है दोस्तों, अगर सरकार ने कोई संपत्ति नगर पालिका को दी है तो उसको वापस लेने की भी शक्ति सरकार के पास है, ठीक है। तो वो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा ये सारा काम, ठीक है। आगे देखो, धारा 68 कै, ये 2021 में जोड़ी गई है धारा 68 कै। यह धारा जो है नगर पालिका क्षेत्र की भूमि के नगर पालिका में निहित होने और उसको उपयोग में लिए जाने से संबंधित है। समझ में आ गया। मतलब नगर पालिका की कोई भी भूमि है उसको नगर पालिका में निहित होने में और दूसरा नगर उसको उपयोग में लिए जाने से संबंधित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में किसी बात के होते हुए भी धारा 103 कै तथा राज्य सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज द्वारा स्वयं या अपने लिए या अन्य हेतु आरक्षित भूमि जो कि धारा 102 कै में वर्णित है भूमि को छोड़कर संपूर्ण नगरपालिका अधिकार क्षेत्र में होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी संपत्ति जो नगरपालिका क्षेत्र में वो नगरपालिका की होगी, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन शुरू में लिखा हुआ था धारा 67 में कि सरकार ने कोई विशेष आरक्षित रूप से विशेष आदेश निकालकर आरक्षित कर रखे किसी जमीन को, तो वो जो है नगरपालिका में नहीं निहित होगी। यही चीज यहां पर स्पष्ट कर दी है धारा 68(1) में। क्या लिखा हुआ है? जो भू राजस्व अधिनियम 1956 है, क्या है दोस्तों? भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम 1956, ठीक है। इसकी जो धारा है, इसमें भी धाराएं होती है, ये भी क्योंकि एक्ट है। इसकी जो धारा 102 कै और एक है 103 कै, हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो एक्ट में लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। तो विशेष रूप से जो आरक्षित की गई है ना, तो ये 102 और 103 में क्या है, मोस्टली सरकारी स्कूल और कॉलेज या स्वयं अपने लिए जो है सरकार भूमि आरक्षित कर सकती है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 और 103 के तहत कि सरकारी स्कूल, कॉलेज या स्वयं के लिए वो जगह आरक्षित कर सकती है। इनके अलावा जो भी भूमि होगी वो नगर पालिका की होगी, ये लिखा हुआ है 68 कै के अंदर। तो ये धारा पूछी जा सकती है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की कौन सी धारा है वो, तो ध्यान रखना 102 और 103 कै।
ठीक है। आगे देखो नजूल भूमि। नजूल भूमि क्या होती है? जब आप जो है ईओ बन जाओगे तो आप क्या दोगे? पट्टे दोगे। क्या दोगे दोस्तों? पट्टे दोगे। तो आप हर कोई, अब इसमें भूमि की भी अलग अलग किस्में होती है, वो भू राजस्व अधिनियम वाला अलग एक्ट है, उसमें जो है वर्णित की हुई है, तो हमारे यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं आएगा। लेकिन भू राजस्व अधिनियम 1956 जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो चीज आएगी। तो वहां पर जो है भूमि की प्रकार बता रखे हैं, जैसे नजूल भूमि, चारागाह भूमि होती है ना, बारानी भूमि होती है। तो ये सारी जो भूमियां होती हैं इसके अंदर जो है हमें ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर भूमि, नजूल भूमि क्या होती है, चारागाह भूमि क्या होती है। ठीक है। अब ये आपके कब काम आएगी? अपने एक्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो चीज, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि जो चारागाह भूमि होती है वो होती है पशु चारण के लिए। जो गांव के लोग हैं वो जो समझते हैं, जो भी कोई गांव का विद्यार्थी है वो समझते हैं ना। आबादी भूमि क्या होती है? जहां पे बसावट हो जाती है वो आबादी भूमि होती है ना। तो इस तरह से भूमियां होती है। ये भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंदर लिखा हुआ है। जब आप पट्टे दोगे नगर पालिका में, ईओ बन जाओगे, जब आपके साइन से पट्टा जाएगा तो पट्टा हर किसी भूमि पर थोड़ा ना दे देंगे अपन। उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही पट्टा दिया जाता है। पट्टा दिया जाता है ना। ठीक है। पट्टा मतलब लीज डीड जो हम कहते हैं। तो नजूल भूमि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। नजूल भूमि क्या होती है कि किसी नगर पालिका या पंचायत सर्किल या गांव, कस्बा, शहर की सीमा में स्थित ऐसी भूमि होती है जो सीधे राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है। राज्य सरकार के स्वामित्व में जो सीधे होती है, राज्य सरकार की भूमि नजूल भूमि कहलाती है, ये मान लो आप तो। ठीक है। तो ये जो भूमियां हैं ये भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 और 103 के अंतर्गत आती है, और इनको छोड़कर अन्य सभी भूमि नगर पालिका की भूमि कहलाती है। तो क्या नजूल भूमि पर आप कोई कार्य करवा सकते हो ईओ बनने के बाद, या नजूल भूमि पर पट्टा दे सकते हो? बताओ। नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो नगर पालिका की भूमि नहीं है। भूमि किसकी है? वो है लैंड सरकार की, राज्य सरकार की। अगर राज्य सरकार कोई विशेष आदेश निकाल दे कि आप जो है नजूल भूमि पर भी पट्टा दो, तो दिया जा सकता है। आगे देखो, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन अधिनियमों के प्रयोजन हेतु नगर पालिका उस भूमि का उपयोग कर सकती है। इस भूमि का, जो भी नगर पालिका की भूमि है, राज्य सरकार अगर डायरेक्शन दे देती है कि इस भूमि का उपयोग इस तरह से किया जाना है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। नगर पालिका ऐसी भूमि का उपयोग विकास करने के लिए और बिना विकास करे जो है, जो भी शर्तें हैं जो नगर पालिका एक्ट के तहत, उन्हें जो उचित समझे, तो नगर पालिका ऐसी भूमि का उपयोग करेगी जैसा भी सरकार समझे, और जो भी नगर पालिका एक्ट में जो शर्तें दी गई है उसके अनुसार वो कर सकती है। नगर पालिका के द्वारा या उसके नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अलावा किसी भूमि का विकास नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भूमि का अगर डेवलप करना है, किसी भी भूमि को डेवलप करना है, तो नगर पालिका की सहमति जरूरी है। नगर पालिका में निहित किसी भूमि को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास या अन्य किसी अन्य विभाग को नगर पालिका से वापस लेकर सौंप सकती है। मैंने बताया ना कि नगर पालिका अगर किसी भूमि का कुप्रबंधन करती है, नगर पालिका से कोई भूमि संभल नहीं रही है, तो वो भूमि जो है नगर पालिका से ले ली जाएगी और अन्य जो भी अधिकरण प्राधिकरण है उनको सौंप दी जाएगी। जैसे जैसे विकास प्राधिकरण क्या होता है? विकास प्राधिकरण होता है, जैसे हमने देखा होगा कि जयपुर शहर है तो वहां पर नगर निगम तो काम कर ही रहा है, साथ साथ एक जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण भी काम कर रहा है। अजमेर में भी नगर निगम है, लेकिन साथ साथ में वहां अजमेर विकास प्राधिकरण भी है। इस तरह से क्या होता है कि वहां पर नगर पालिका से भूमियां ले ली जाएगी और जो है जेडीए को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये बात है इसके अंदर। धारा 68 कंप्लीट हो गई। अब देखो धारा 69। धारा 69 में लिखा हुआ है कि यह धारा करार, एग्रीमेंट, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि के माध्यम से नगर पालिका द्वारा संपत्ति को अर्जित करने के संबंध में है। कि नगर पालिका कोई भी पट्टे के द्वारा, कोई भी करार करके, कोई भी विनियमन करके, अनुदान के द्वारा कोई भी जो है संपत्ति को क्या कर सकती है? अर्जित कर सकती है। नगर पालिका ऐसी शर्तों और निबंधनों के साथ अधीन रहते हुए उसके द्वारा जो निर्धारित किए जाएं और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से करार के द्वारा स्थावर संपत्ति, एग्रीमेंट के द्वारा क्या? अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति, विनिमय द्वारा कोई संपत्ति, विनिमय द्वारा कोई भी मतलब चल और अचल कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकती है और स्थावर संपत्ति को भाड़े पर दे सकती है और पट्टे पर ले सकती है। ठीक है। मान लो नगर पालिका की कोई जमीन है, इसको जो है रेंट पे दे सकती है नगर पालिका। क्या कर सकती है दोस्तों?
रेंट पर दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका उससे क्या करेगी, इनकम लेगी। जब रेंट पे दे देगी नगर पालिका, तो नगर पालिका क्या करेगी दोस्तों, उससे क्या करेगी, नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका के पास रेवेन्यू आएगा और उसको जो है पट्टे पे दे सकती है, भाड़े पे दे सकती है और ले भी सकती है। मान लो किसी की प्राइवेट भूमि है, उसको भी जो है नगर पालिका क्या ले सकती है, रेंट पर ले सकती है। तो इसमें ये चीज लिखी हुई है। नगर पालिका कोई दानदाता से ऐसा अनुदान या समर्पण जो नगद रूप में हो या अचल संपत्ति में हो, चल संपत्ति में हो, किसी भी रूप में हो, प्राप्त कर सकती है। कोई भी मतलब कोई दानदाता है, दानदाता बोल रहा है कि मैं ये जमीन आपको देना चाहता हूँ, नगर पालिका को नाम करना चाहता हूँ, तो कर सकता है। ठीक है, उसके जो सारे हक के ट्रांसफर हैं, तो सारे जो हक हैं वो नगर पालिका के पक्ष में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ भी नगद रुपए देने, नगद रुपए ले सकती है नगर पालिका। ठीक है, कोई भूमि अगर कोई दे रहा है तो वो ले सकती है। कोई नगर पालिका को कोई डोनेट कर रहा है, कि गाड़ियां डोनेट कर रहा है कि ये कचरे वाली गाड़ियां हैं, गाड़ी वाली आया घर से कचरा निकाल, ये वाली गाड़ियां जो है 10 गाड़ियां मैं दे रहा हूँ भामाशाह में बहुत बड़ा, तो नगर पालिका ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नगर पालिका फिर अपने जो भी कार्य हैं उन कार्यों को उससे कर सकती है जिस, ठीक है, सिंपल सी बात है। नगर पालिका का किसी न्यास या ट्रस्ट जो भी विधिवत स्थापित होता है या हितधारी होना वैध माना जाएगा। नगर पालिका का क्या माना जाएगा, ट्रस्ट या विधिवत कोई भी जो है, मान लो कोई मंदिर है, नगर पालिका को किसी मंदिर का क्या बना दिया, न्यासी या ट्रस्टी बना दिया, किसी संपत्ति का न्यासी या ट्रस्टी बना दिया, तो वो बिल्कुल वैध माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका उसका न्यासी या ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है, धारा 69 में लिखा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। क्यों ध्यान में रखना है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। धारा 69A, धारा 69A का मतलब है कि कुछ भूमियां हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि भूमियां बहुत सारी हो सकती है। कौन कौन सी, जैसे चारागाह भूमि, बारानी भूमि, नजुल भूमि, है ना, और आपके आबादी भूमि, बहुत सारी हो सकती है भूमियां। तो इसी तरीके से कुछ भूमियां ऐसी हैं जिनके अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व का पट्टा दिए जाने से संबंधित है धारा 69A। धारा 69A इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं कि आपने अभी पिछली जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उन्होंने एक जो है पट्टे वाला अभियान चलाया था, प्रशासन शहरों के संग। उस प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन जो है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, प्रशासन शहरों के संग जो है अभियान चलाया था। इस अभियान के अंदर 69A इस एक्ट के तहत क्या दिए जा रहे थे, पट्टे दिए जा रहे थे। बोले सर पट्टे कैसे दिए जा रहे थे, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो भी अकृषि भूमि होती है ना, अकृषि भूमि क्या होती है, अकृषि भूमि मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जिसपे कृषि कार्य नहीं होता है, उन पर ये पट्टे दिए जा रहे थे। ठीक है, पहली बात तो ये समझ जाना, ये इस एक्ट के तहत, इस धारा के तहत ही दिए जा रहे थे। अब इसमें लिखा हुआ है कि कुछ भूमियों के अधिकारों के अभ्यर्पण। अब मान लो नगर पालिका आज की डेट में बनी है, ठीक है, नगर पालिका आज की डेट में बनी है, लेकिन इससे पहले नगर पालिका बनने से क्या पहले क्या थी, पंचायत थी। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, पंचायत थी, नगर पालिका बनने से पहले क्या थी, पंचायत। दोस्तों पंचायत जो थी, तो पंचायत ने किसी भूमि, मेरी कोई जमीन थी और उसमें जो है पंचायत ने क्या जारी कर रखा था, पट्टा जारी कर रखा था। ठीक है, मेरे पास पट्टा था पर्टिकुलर खेत का, पर्टिकुलर भूमि का। ठीक है, खेत अकृषि भूमि से संबंधित है, तो मतलब पर्टिकुलर कोई जमीन थी मेरी और उस पर जो है पंचायत ने पट्टा दे रखा था और मैं वहां पे रह रहा हूँ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे तो पंचायत का पट्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सरकार ने बोला कि नगर पालिका खुद जो है, नगर पालिका नई बन गई है, अब नगर पालिका बन गई है तो पंचायत हट गई है, अब पंचायत हट गई है, नगर पालिका बन गई है, तो नगर पालिका का पट्टा अब मेरे को बनवाना है, नया पट्टा बनवाना है नगर पालिका। तो सरकार ने इस एक्ट के तहत, इस धारा के तहत 69A के तहत नगर पालिका का पट्टा जारी करने की पावर दे दी थी। तो पंचायत का जो ये पट्टा था ना, ये नगर पालिका में जमा हो जाता था और कुछ निर्धारित शुल्क होता था, नॉमिनल सा, और नगर पालिका उस पट्टे को खुद जमा कर लेती थी। तो ये जो जमा करने का काम था ना, ये कहलाता है दोस्तों अभ्यर्पण।
क्या कहलाता है? अभ्यर्पण, सरेंडर, मतलब आपने अपना पट्टा नगर पालिका को सरेंडर कर दिया, अब नगर पालिका खुद का क्या देगी? पट्टा जारी करेगी, खुद जारी करेगी नगर पालिका आपके प्लॉट का पट्टा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। तो ये 69A के अंदर होता था अकृषि भूमि पर। किस पर? अकृषि भूमि पर। देखो, कोई व्यक्ति जो नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा लाइसेंस के अलावा गैर कृषि भूमि धारित करता है। गैर कृषि भूमि हो गई मतलब अकृषि भूमि, जो मतलब खेती के लिए जो भूमि नहीं है, अगर कोई धारित करता है तो क्या होगा दोस्तों? वह अपने अधिकार नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, मतलब उसमें नगर पालिका के हक में क्या करेगा? सरेंडर कर देगा। तत्पश्चात नगर पालिका को निर्धारित शुल्क डिसाइड करेगी और उस व्यक्ति को शुल्क जमा कराने के लिए कहेगी, और उस व्यक्ति को क्या है? पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी कर दिया जाएगा। आगे देखो, ये जो शुल्क का निर्धारण है वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार कह सकती है कि भाई साहब हमें जो है 100 रुपए स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, वर्ग गज के हिसाब से जो है आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। या जो सरकार ऐसे भी कह सकती है कि 500 रुपए जमा कराओ और पट्टा ले जाओ। ठीक है, इस तरह से कोई भी फीस डिसाइड करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं है, वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। यह जो पूर्ण स्वामित्व का पट्टा होता है उस भूमि के साथ पहले से ही संलग्न समस्त परसमिंदा और ऋण भारों के अधीन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो पहले से जो भी संलग्न दस्तावेज थे, जो भी उसके साथ जो ऋण वगैरह थे, वो उसके अंदर माने जाएंगे। नया पट्टा जारी होगा तो वो उसके ऊपर भी लागू होंगे। ठीक है, 69A कंप्लीट हो गया। अब देखो धारा 70। धारा 70 कहती है भूमि के अनिवार्य अर्जन से। भूमि के अनिवार्य अर्जन से मतलब क्या है? कि नगर पालिका क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, मतलब इस एक्ट को लागू करवाने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिकार राज्य सरकार से अनुरोध कर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत कार्रवाई के माध्यम से भूमि अर्जित की जा सकती है। बोले सर कि ये क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूं। नगर पालिका का क्षेत्र है, नगर पालिका के क्षेत्र में ये जो जमीन है ये नगर पालिका की नहीं है, राज्य सरकार के पास है ये जमीन। मैंने बताया था ना, राज्य सरकार के पास हो सकती है। अब नगर पालिका को लगता है कि इस जमीन को हमें डेवलप करना है, इस जमीन को क्या करना है? हमें डेवलप करना है। तो जो है राज्य सरकार को वो राज्य सरकार से अनुरोध करेगी, राज्य सरकार को पत्र भेजेगी, और इस भूमि को जो राज्य सरकार के पास थी, कॉलेज के लिए थी या स्कूल के लिए थी या नजूल भूमि थी, ठीक है, तो उस भूमि को क्या करेगी? खुद के पास अर्जित कर लेगी। ऑर्डर सरकार निकाल देगी कि यहाँ पर जो है हम जो है एक पार्क डेवलप करना चाहते हैं, नगर पालिका होगी पार्क डेवलप करना चाहते हैं, तो नगर पालिका अपने हित में उसको करवा लेगी। ठीक है, सरकार करेगी करने को तो, लेकिन नगर पालिका ऐसा अनुरोध कर सकती है कि अगर उसे किसी भी भूमि को चाहिए तो भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन कर सकती है। और ये जो अनिवार्य अर्जन है वो भूमि अर्जन अधिनियम जो है 1894 उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। ठीक है, और नगर पालिका जो सरकारी भूमि आ जाएगी तो निर्धारित मुआवजा भी दिया जाएगा, और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो मुआवजा जो भी होगा, मतलब मुआवजा किनको दिया जाएगा? उस जमीन पर जो भी लोग वर्तमान में रह रहे थे, है ना, उनको मुआवजा दिया जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि मान लो आबादी भूमि है, लेकिन ऐसी स्थिति जो है ऐसी स्थिति बन गई कि नगर पालिका की इस आबादी भूमि में पट्टे सबके पास हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि यहाँ पर जो है एक सर्किल बनाना पड़ेगा, नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा? एक सर्किल बनाना पड़ेगा। तो नगर पालिका भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत उस जगह को क्या कर सकती है? ले सकती है, और जहां और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कर सकती है? मुआवजा दे सकती है। ठीक है, जैसे जो लोग जयपुर से हैं तो मैं आपको बताऊं कि जयपुर में अभी रिंग रोड का काम चल रहा है, तो आगरा रोड पर जो है रिंग रोड का एक बहुत बड़ा सर्किल बन रहा है ना, तो वहां के जो लोग हैं उनको मुआवजा दिया गया होगा। ठीक है, वहां पर अभी जो है जेडीए ने क्या कर लिया है? उस जमीन को एक्वायर कर लिया है, तो उसके एक्वायर के एवज में उनको क्या दिया गया है? मुआवजा दिया गया। तो नगर पालिका भी ऐसे काम कर सकती है। ठीक है, तो धारा 70 में भूमि का अनिवार्य अर्जन लिखा हुआ है। अब देखो धारा 71। धारा 71 क्या कहती है दोस्तों? कुछ भूमियों के आवंटन और नियमन से संबंधित है। कुछ
कुछ भूमि कौन सी भूमि है? ऐसी भूमियां जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A और 90B, आपने कई बार नाम सुना होगा 90A और 90B, सुना होगा ना नाम? आपने खुद ने नहीं सुना होगा तो आपके पापा के मुंह से सुना होगा। कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है तो ये जरूर पूछा जाता है कि वो 90A है या 90B है ना? 90A है तो बढ़िया प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों 90A और 90B अभी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम ये देख लें कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A और 90B के अधीन नगर पालिका के अधिकार में आ गई है, तो नगर पालिका द्वारा निर्धारित शर्तों और जो भी कंडीशन है नगर पालिका के अधीन नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को क्या सौंपा जा सकता है? उसका आवंटन और नियमन सौंपा जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A 90B के तहत अगर वो भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आ गई है तो नगर पालिका पर्टिकुलर जो प्लॉट है या भूमि है उसका निर्धारित शुल्क लेगी और उसको पट्टा या नियमन जारी कर देगी। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर ये 90A और 90B क्या होता है? 90A और 90B क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। किंतु ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जाएगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिता या अन्य प्रयोजन हेतु राज्य सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन निकाल रखा हो। अब जब 90A 90B कोई भूमि होगी तो उसमें जो है सरकार ये डिसाइड करेगी कि ये भूमि, जैसे मान लो इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, मान लो बहुत बड़ा लैंड है ये, और इसमें जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर प्लॉट काटेंगे, आवासीय भूमि हो गई है। क्या हो गई दोस्तों? आवासीय भूमि हो गई। और ये जो है, ठीक है, आवासीय भूमि हो गई। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला, दूसरे पेन से लिखते हैं, ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलर, ये पार्ट है सार्वजनिक उपयोगिता, मतलब पार्क वगैरह के लिए, अस्पताल के लिए सरकार ने रिजर्व कर रखी है गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, और ये कॉमर्शियल होगी पूरी इधर वाली। तो इसमें लिखा हुआ है नियमितीकरण तो कर दिया जाएगा, इसका भी कर दिया जाएगा, आवासीय का और व्यावसायिक का, सबका कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने कोई सार्वजनिक उपयोगिता हेतु, मतलब कोई लैंड पार्क के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर रख रखा है तो उसका आवंटन और नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज कहां पे से पता चलती है? वो दोस्तों हम जब आगे पढ़ेंगे ना धारा 159, वहां पर लिखा हुआ है कि सरकार क्या बना सकती है? मास्टर प्लान बना सकती है। नगर पालिका मास्टर प्लान बनाएगी पर्टिकुलर, जैसे आपने मास्टर प्लान शब्द भी सुना होगा। अब मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर प्लान होता है कि आगामी जो भी 25 साल है, 20 साल है, उसके लिए एक योजना तैयार की जाती है कि ये रोड यहाँ से निकलेगी, इस रोड, इस जगह पर आवासीय प्लॉट होंगे, इस जगह कॉलोनी काटी जाएगी, ये 100 फीट की रोड निकलेगी, 200 फीट की रोड निकलेगी, यहाँ पर पार्क होगा। तो ये पहले से डिसाइड होता है। अब ऐसे थोड़ी नहीं कि अचानक से कोई चीज आ जाती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सरकार कई बार क्या करती है, सड़क पे आ रहे मकानों को तोड़ देती है। क्यों तोड़ देती है? क्योंकि पहले से वो चीज डिसाइड थी। 2025 जो 25 साल का जो मास्टर प्लान है उसमें ये चीज डिसाइड थी कि यहाँ पर जो है कॉलोनी नहीं होगी, यहाँ से रोड निकलेगी। तो कॉलोनी के बीच में से रोड निकाल देते ना, कई बार देखा होगा। तो वो यही होता है दोस्तों, लोगों को पता नहीं होता और वहां पे क्या कर लेते हैं, बसावट कर लेते हैं। जब सरकार की योजनाओं को लागू किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ से तो रोड निकल रही है, फिर उनको हटाया जाता है। अब हटाया जाता है फिर वो कोर्ट का स्टे लेके आते हैं कि बोले हमने तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमने तो खरीदा था। आप उनकी बातें सही है, लेकिन क्या करें, सरकार के पास बिल्कुल पर्टिकुलर रूल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो फिर भी देखा होगा आपने, कोर्ट स्टे भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्टे भी हट जाता है। इनिशियल लेवल पे तो मिल जाता है लेकिन बाद में हट जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जगह जो है पहले से ही सरकार ने डिसाइड की हुई थी कि यहाँ से रोड निकलेगी। अब तुम कल को जाके बीच रोड पे प्लॉट ले लोगे तो सरकार क्या करेगी उस समय? ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो 90A और 90B जो है उनका क्या कर सकती है? आवंटन और नियमन कर सकती है। ठीक है, तो 90A और 90B के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके अधीन जो भी पैसे वसूल किए जाते हैं आवंटन और नियमन के लिए, तो वो जो है राज्य सरकार की संचित निधि के अंदर या फिर नगर पालिका निधि जैसा भी सरकार निर्धारित करे वहां पर जमा हो जाएगी। जो भी मतलब जो भी फीस, प्रभार, शुल्क जो भी होगा वो सरकार के खाते में चल जाएगी या फिर नगर पालिका के खाते में चल जाएगी। अगर नगर पालिका के खाते में भी जा रही है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सरकार के खाते में ही वो जा रही है।
ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे भू राजस्व अधिनियम 1956 की जो धारा 90A और 90B, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। इतने इजी लैंग्वेज में कोई समझाएगा नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको बता दी ये चीजें, ठीक है। मेरे को भी पढ़ने में बहुत, समझने में बहुत चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है, 90A 90B JDA पट्टा क्या होता है, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी मुझे तो इनमें मजा आने लगा, क्योंकि अब तो काम ही यही करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 और 90B क्या होती है, जो कृषि भूमि होती है जिसको खेती के लिए रखा जाता है, उसमें जो है चेंजेस कर दिए जाते हैं। मतलब जो कृषि भूमि है उसको आवासीय के लिए या अन्य प्रयोजन, जैसे हम बात करें आवासीय के अलावा और क्या बोल सकते हैं हम, संस्थागत मतलब कोई कॉलेज स्कूल खोलने के लिए, या जो है उद्योग के लिए, जैसे औद्योगिक भूमि हो गई। मतलब कृषि भूमि का अन्य उसमें जो है क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर, मतलब लैंड यूज ही चेंज कर दिया जाता है। एक तरह से हम बोले भूमि उपयोग चेंज कर दिया जाता है, लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है। होता क्या है कि कृषि भूमि को जो है, अब मैं एक बात बताऊं आपको, एक चीज उसे और समझा देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि काश्तकार होते हैं ना, काश्तकार जो है प्लॉट काट देते हैं, ये सोसाइटी वगैरह प्लॉट काटती है ना, तो उनके पास भूमि, आपको पता है सारी भूमि जो कृषि भूमि होती है, पहले खेती होती थी हर जगह, लेकिन आपने देखा होगा आज खेत की जगह वहां प्लॉट कट गए, ये लो प्लॉट कट गए। तो जेडीएस है वो उसको 90A और 90B करवा लेते हैं, ठीक है। अब 90A ही होता है, 90B नहीं होता, ठीक है। 90A और 90B करवा लेते हैं, मतलब जो उसकी कृषि भूमि थी उस कृषि भूमि का रूपांतरण करवा लेते हैं रहवास के लिए, मतलब कॉलोनी काटने हेतु क्या करवा लेते हैं, ट्रांसफर, उसको लैंड यूज को चेंज करवा लेते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये होती है 90A और 90B, ठीक है। अगर भूस्वामी ऐसी योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वो जो है 90A और 90B नहीं करवा पाता है, तो वो जो भूमि है वो नगर पालिका के अधिकार में आ जाएगी। आगे देखो धारा 72, धारा 72 क्या कहती है, नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा करने, उनके भुगतान करने से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की सीमा तक अधिकारी क्या कर सकता है, टेंडर कर सकता है, और नगर पालिका ऐसी राशि का भुगतान भी कर सकती है। मतलब नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी अधिकारी नियुक्त होता है, जो कि आप हैं, अधिकारी नियुक्त होता है, वो क्या कर सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संविदा कर सकते हैं। मतलब 90A 90B करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक होता है पीटी सर्वे, कि सरकार को पट्टे देने तो उस जगह का क्या पीटी सर्वे करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, पीटी सर्वे करवाया जाएगा। और उस पीटी सर्वे के अंदर जो है उसको सरकार किसी भी जो है फर्म को क्या सकती है, टेंडर दे सकती है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है धारा 72 में, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप तो ये ध्यान रखना कि नगर पालिका को कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए अधिकारी क्या कर सकता है, संविदा कर सकता है। अच्छा, मैं ये बार बार टेंडर बोल रहा हूं, इसका मतलब टेंडर से मतलब संविदा ही समझना, क्या मेरे लैंग्वेज में थोड़ा सा टेंडर मतलब टेंडर बोल देता हूं। टेंडर का मतलब एक्चुअली होता है निविदा, क्या होता है दोस्तों, निविदा, और यह है संविदा। संविदा मतलब एक तरह से किसी और को जो सरकारी नहीं है उसको जो है ये काम करने के लिए बोलना, वो होता है संविदा, ठीक है। सरकार के राजकोष से पैसा उसको मिलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो वो संविदा होती है। टेंडर का मतलब निविदा होती है, तो टेंडर मत मानना उसको, मैं टेंडर बार बार बोल रहा हूँ, वो थोड़ा मेरा इसमें मतलब बोलने के अंदर आ जाता है, लेकिन उसको टेंडर को निविदा होता है, उसको संविदा आप मानना, तो जहाँ पे संविदा लिखा हुआ है तो संविदा ही मानना। टेंडर तो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम जो पढ़ेंगे क्रय विक्रय, वहां पर टेंडर करवाए जाते हैं, नियम पढ़ेंगे ना क्रय विक्रय वाला, उसके अंदर देखेंगे। तो धारा 72 हो गया। धारा 73 देखो, धारा 73 कहता है संपत्ति के अंतरण और संविदाओं से, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध किए गए हैं कि नगर पालिका निबंधनों व शर्तों के अधीन किसी भी जंगम और स्थावर संपत्ति, कौन सी संपत्ति, कोई भी जंगम और स्थावर संपत्ति जो कि नगर पालिका की भूमि हो या सरकारी भूमि हो, उसको पट्टे पर देने, बेचने, आवंटन करने या उसे अंतरित करने हेतु समस्त क्या कर सकती है, संविदाएं कर सकती है। क्या कर सकती है, समस्त संविदाएं कर सकती है। मतलब किसी भी भूमि को पट्टे पे दे सकती है, उसका बेचान कर सकती है, आवंटन कर सकती है, या फिर उसमें चेंजेस कर सकती है। ये लिखा हुआ है धारा 73 के अंदर।
ऐसा कोई भी सौदा या संविदा अगर इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप नहीं है तो नगर पालिका पर बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई नियमों के अनुरूप नहीं है तो उसको जो है क्या करने के लिए, उसको बेचान करने के लिए वो बाध्यकारी नहीं होगा, उसमें परिवर्तन करने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। स्पष्टीकरण दिया हुआ है, यदि ग्रुप हाउसिंग समूह आवासन हेतु भूमि पट्टे पर विक्रय या ट्रांसफर की जाती है तो भूखंडों या आवासन इकाइयों का 20%, मतलब कोई ग्रुप हाउसिंग के लिए कोई भूमि का क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है या बेचान किया जाता है या पट्टा उसके लिए दिया जाता है। ग्रुप हाउसिंग मतलब जो अपार्टमेंट्स वगैरह नहीं होते उनके लिए किया जाता है। तो टोटल जो भूमि है ना, भूखंडों या आवासन इकाई, जो टोटल जो यूनिट्स हैं उसका 20% ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब रिजर्व करना पड़ेगा मतलब 20% जो ग्रुप हाउसिंग है, मतलब मान लो कि 100 फ्लैट है तो 100 फ्लैट में से 20 फ्लैट किसके लिए आवंटन करने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए जो है रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये शर्त होती है। इन रियायती दरों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी नगर पालिका की ओर से या नगर पालिका की भूमि पर या सरकार भूमि पर पट्टे देने पर, विक्रय करने पर, नियमित करने पर, आवंटित करने पर या अंतरित करने के लिए किसी प्रस्ताव की वैधता और औचित्य की जांच कर सकती है। मान लो नगर पालिका ने कोई भूमि आवंटन कर दी है, कोई भूमि किराए पे दे दी है या फिर नियमित कर दिया है या आवंटन कर दिया है किसी भी भूमि का, राज्य सरकार को लगता है कि ये गलत कर दिया गया है तो उसकी औचित्यता की जांच कर सकती है राज्य सरकार। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं नगर पालिका ने कोई पट्टा जारी कर दिया है, ठीक है, नगर पालिका ने कोई भूमि किसी के नाम ट्रांसफर कर दी है, उसका लैंड यूज चेंज कर दिया है, तो उसकी जांच कौन कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। तो नगर पालिका का जो भी अधिकारी है वो आवश्यक दस्तावेज सरकार अगर मांगती है तो वो उपलब्ध करवाने होंगे। और जब तक ये समाधान ना हो जाए कि सब कुछ वैध है तब तक भूमि के आवंटन पर स्टे लगा दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। तो दोस्तों नगर पालिका क्या कर सकती है, ऐसे दस्तावेज मांग सकती है जो भी कोई पट्टा वट्टा जारी किया गया है, और उसको ये जब तक समाधान नहीं हो जाता कि सब कुछ वैध है तब तक वो उसके भूमि पर आवंटन को क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। यदि कोई अभिलेख के परीक्षण के बाद, मतलब कोई अभिलेख मतलब कोई भी दस्तावेज जिसकी जांच की जा रही है उसके बाद प्रस्ताव में शामिल व्यक्तियों के को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि प्रस्ताव नियमों के अनुसार है या नहीं, और वो राजपत्र में जो प्रकाशित आदेश द्वारा उस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से रद्द भी कर सकती है। मतलब इसका ये हो गया कि कोई दस्तावेज अगर गलत पाया जाता है, ठीक है, कोई दस्तावेज अगर गलत पाया जाता है तो उसके अंदर जिन जिन्होंने भी साइन किए हैं उनको क्या है, सुनवाई का अधिकार देगी कि तुमने ये जो है पट्टा कैसे जारी किया, क्या देगी, सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अवसर देगी कि तुमने ये जो जारी किया है ये मुझे बताओ, कारण बताओ कि किस तरह से किया है। कौन करेगा जांच, कोई भी अधिकारी कर सकता है जो राज्य सरकार निर्धारित करे। तो उसको मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उसका जो है गजट नोटिफिकेशन निकलेगा और उसको पूरी तरह से रद्द भी किया जा सकता है और जो है आंशिक रूप से भी रद्द किया जा सकता है। और देखो सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर गलत है तो उसको जो है रद्द किया जा सकता है और राज्य सरकार कोई भी डायरेक्शन उसके लिए जारी कर सकती है। यदि नगर पालिका नियमों का उल्लंघन कर भूमि किसी व्यक्ति को प्रदान कर चुकी है और उस व्यक्ति ने कब्जा ले लिया है, मतलब पट्टा आपने जारी कर दिया और उस व्यक्ति ने कब्जा भी ले लिया है, तो राजस्थान लोक परिसर अनाधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम 1964, देखो हर चीज के लिए नियम बनाए हुए हैं, तो सरकार से तो कोई जीत ही नहीं सकता। अगर आपने पट्टा भी जारी कर दिया है ना तो पट्टा आपका कैंसिल भी हो सकता है, और फिर भी आपने कब्जा ले लिया है तो एक नियम होता है राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964, जिसके तहत अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा। मतलब आपने कब्जा ले लिया है तो आपको जो है अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा उस प्लॉट का। और ऐसे किसी सौदे से नगर पालिका अध्यक्ष या अधिकारी को अगर कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है तो वह भूमि से बेदखल किए गए व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। मतलब मान लो कि कोई फीस है, कोई 15, मान लो पट्टा लिया उसने और 2 लाख रुपए जो है फीस मतलब शुल्क, हम बात करें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसने क्या करा, जमा कराया, राशि जमा कराई। जब उसका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा ना तो 2 लाख रुपए जो है वापस से किसको मिल जाएंगे,
उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल जाएंगे, क्योंकि गलती नगर पालिका की है कि नगर पालिका ने गलत पट्टा जारी कर दिया। ठीक है, आगे देखो धारा 73 कै। धारा 73 कै कहती है कि धारा 71 और धारा 73 कै 73 धारा 71 और धारा 73 के तहत प्रत्येक अंतरण पूर्ण स्वामित्व या पट्टा के आधार पर होगा। पट्टे के प्रभार के भुगतान के लिए पूर्ण स्वामित्व में बदला जा सकता है। मतलब जब तक पट्टे का जो है स्वामित्व नहीं माना जाएगा, जब तक जो पट्टे के ऊपर जो भी शुल्क वगैरह था वो जमा नहीं करवाया जाएगा। अगर आप जमा करा दोगे, सारा शुल्क दे दोगे, उसके बाद जो है आपके लिए पट्टा जारी कर दिया जाएगा। धारा 73 है। अब मैं पट्टे बोल रहा हूँ ना, पट्टे का मतलब फिर सारी चीजों से समझना, मैं आपको एक समझाने के लिए सारी चीजें बोल रहा हूँ। धारा 73 है मतलब 73 भी ये कहती है कि यदि किसी समय नगर पालिका को तथ्यों और कारणों के साथ ये विश्वास हो जाए कि मिथ्या आचरण या विधि उल्लंघन के द्वारा भूमि का आवंटन प्राप्त किया गया है, मतलब किसी भी समय पट्टा जारी करने के बाद भी नगर पालिका को अगर ये पता चल जाए कि किसी उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने दस्तावेज छुपा लिए हैं, झूठे जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तो वो एक नोटिस जारी करेगी कि आपका जो पट्टा है वो रद्द क्यों नहीं किया जाए। इसके संबंध में जो है उसको अवसर देगी, नोटिस देकर पूछेगी, और जो कम से कम 7 दिन का नोटिस उसे दिया जाएगा। उसकी जो सुनवाई होगी और नगर पालिका को ये समाधान हो जाता है कि जो मिथ्या आचरण जो उल्लंघन हुआ है वो बिल्कुल सही है, मतलब इसने जो है झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है ये चीजें पट्टा ले लिया है, तो उसका जो है पट्टा रद्द कर दिया जाएगा और उस अधिभोगी को क्या है उस संपत्ति से बाहर कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? ये धारा 73 ख में लिखा हुआ है। नगर पालिका के इस निर्णय के विरुद्ध और उस व्यक्ति को लगता है कि नगर पालिका ने ये जबरदस्ती कर रही है, तो नगर पालिका वो पट्टा रद्द कर देगी। तो उस निर्णय के विरुद्ध में 15 दिन के भीतर राज्य सरकार या उसके समक्ष उसका कोई भी जो प्राधिकारी है, जो राज्य सरकार डिसाइड करे, उसके वहां पे अपील की जा सकती है। ठीक है, तो पट्टा रद्द करने के बाद भी अपील की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उपयुक्त कारण होता है तो राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी 15 दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर करनी है वैसे तो, लेकिन अगर किसी भी कारणवश से वो दुबई घूमने गया है, अगर दुबई घूमने गया है तो 15 दिन के बाद भी वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और सरकार जो है उस पर डिसीजन लेगी कि उसकी अपील स्वीकार करें या नहीं करें। यदि वह ऐसी अपील यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करेंगे और वो उस अपील का जो है जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, निपटान सुनिश्चित करेंगे, सिविल न्यायालय को इस संबंध में मामले में अधिकारिता नहीं होगी। सिविल न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है धारा 73 में। धारा 74 क्या कहती है दोस्तों? धारा 74 कहती है नगर पालिका की स्थावर संपत्ति की तालिका बनाई जाएगी और मानचित्र का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका की जो भी संपत्ति है, कौन सी स्थावर मतलब जो अचल संपत्ति है, इसकी क्या बनेगी, एक तालिका बनेगी, एक टेबल बनेगी कि कौन कौन सी नगर पालिका के पास संपत्ति है, स्कूल है, कॉलेज है ना, नगर पालिका के पास कितनी गौशालाएं, जो भी है XYZ जितनी भी संपत्ति नगर पालिका की है स्थायी मतलब अचल संपत्ति, उसका क्या बनेगा, एक टेबल बनेगी, जो तालिका बनेगी, और और पूरी नगर पालिका क्या बनेगा, मानचित्र बनेगा। ठीक है, मानचित्र बनेगा, मतलब कि ये जो मानचित्र हो गया, अब यहाँ पर जो है चारागाह भूमि है, यहाँ पर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, नगर पालिका की गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, ये नगर पालिका के ऑफिस के लिए, तो इस तरह से क्या बनेगा, एक मानचित्र बनेगा, नक्शा बनेगा। अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष में नगर पालिका अपनी समस्त स्थावर संपत्तियों की तालिका और मानचित्र DLB के कार्यालय में जमा कराएगी। DLB मतलब डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। मैंने आपको, जिसने पहली क्लास दी है उसे मैंने DLB भी समझाया है, क्या समझाया है, DLB भी समझाया है, और DDR ये भी समझाया है। DDR ऑफिस कौन सा होता है, DLB ऑफिस कौन सा होता है, ये सब समझाया है। किसी को दोबारा समझना है तो आप जो है पहली क्लास देख सकते हैं। ठीक है, जो पहली क्लास लेके आ रहे हैं उनको तो पहले से पता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्थानीय निकाय DLB के कार्यालय में ये जमा कराने पड़ेंगे हर साल जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस तालिका में परिवर्तनों के साथ, मान लो आज मैंने कोई मतलब पिछले साल मेरे पास कोई संपत्ति थी और इस साल मैंने एक और संपत्ति खरीद ली या 2 बेच दी, कुछ भी हो सकता है ना, परिवर्तन हो सकता है संपत्ति के अंदर, तो उसका क्या है, वार्षिक विवरण तैयार होगा, वही संपत्ति की तालिका बनेगी, नक्शा बनेगा, और उसको कहाँ जमा करानी पड़ेगी, एक कॉपी DLB के अंदर। कहाँ पर, DLB के अंदर। मतलब DLB फिर वो सूचना किसको देगा, सरकार को देगा। तो सरकार के पास एक क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई नगर पालिका के पास इतनी संपत्ति है।
ठीक है, धारा 74 क्या कहती है कि स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र निर्माण से संबंधित है। इस अध्याय की अंतिम धारा, धारा 75। धारा 75 क्या कहती है दोस्तों कि नगर पालिका संबंधित विभागों या प्राधिकारियों के परामर्श से नगर पालिका क्षेत्र में स्थित निजी संपत्तियों को शामिल करते हुए नगरीय भूमि और समस्त संपत्तियों का अभिलेख तैयार करेगी और उन्हें संधारित करेगी और नियमित रूप से आदिनांकित करेगी। बोले आदिनांकित क्या हो गया सर? देखो आदिनांकित मतलब है अपडेट करेगी, ठीक है, अपडेट करेगी। बोले सर ये तो धारा 74 में भी लिखा हुआ है। देखो दोस्तों धारा 74 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका की खुद की संपत्ति के बारे में तालिका बनाएगी और नक्शा बनाएगी। तो धारा 75 ये कहती है कि नगर पालिका के अंदर जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, निजी हो, उसकी वो है क्या बनाएगी, शामिल करते हुए क्या बनाएगी, एक अभिलेख दस्तावेज तैयार करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को क्या करेगी, संधारित करेगी। ठीक है, धारा 74 नगर पालिका की खुद की संपत्ति से संबंधित है और धारा 75 संपूर्ण जो भी नगर पालिका की संपत्ति है उसके साथ साथ जो भी निजी संपत्ति है उनसे संबंधित है, उनका क्या करेगी, विवरण तैयार करेगी। ठीक है दोस्तों, तो धारा जो हमने 67 से लेकर 75 तक ये कंप्लीट कर ली है दोस्तों, और आई होप आपको बहुत ज़्यादा ये जो है समझ में आई होगी चीज़। इससे आज आसान लैंग्वेज में पूरे यूट्यूब पर पूरे जो है कोचिंग्स हैं वहाँ नहीं मिलेगा, इससे आसान लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा और बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं। अगर आज दिनांक तक आप लोगों ने क्लास देखी है तो दोस्तों सीरियस स्टूडेंट केवल आप ही हैं और कोई स्टूडेंट सीरियस नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन शुरू में जब वैकेंसी आती है ना तब सभी लोगों को लगता है मैं भी तैयारी कर लूँ और मैं भी यो बनूंगा और मैं भी फलाना बनूंगा, लेकिन वास्तव में जो तैयारी करने की जो पेशेंस वाली बात होती है ना वो उन्हीं बच्चों में होती है जो बिल्कुल सीरियस हैं। और अगर आपने धारा 1 से लेकर 75 तक आज तक की क्लास देख ली है तो दोस्तों आप बिल्कुल सिलेक्शन के पात्र हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बस तैयारी में लगे रहो, सिलेक्शन होगा जरूर। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम जो है नगर पालिका निधि, नगर पालिका के पास पैसा कहाँ से आता है, नगर पालिका बजट कैसे तैयार करती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि जो है लोगों तक पहुंच जाए चीज़ें। कुछ लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर दिया करो। क्लास तो पूरी देख रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन नहीं सब्सक्राइब नहीं करेंगे यार, कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नहीं, धन्यवाद, जय श्री राम।